मेरे सभी दोस्त घूमने जा रहे हैं। कोई गोवा जा रहा है, कोई दुबई और कोई केरल। मैं कहाँ जाऊँ? तुम जाओ थाईलैंड, किसके साथ? राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ। राइजिंग स्टार 2019 से इसी फील्ड में काम कर रहा है, जो कि इस बार लेकर जा रहा है 14th इंटरनेशनल इंक्लूसिव ट्रिप टू थाईलैंड फ्रॉम 11th to 15th February 2026, जिसके लिए आपको पे करने होंगे सिर्फ 24,570 रूपए, जिसमें ट्रिप के दौरान आपको मिलेगा सभी मील्स, वीजा सपोर्ट एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, trained volunteers, guided travel support, hotel stay for 4 nights, 2 nights Bangkok and 2 nights Pattaya and many more. एयर टिकट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। इस ट्रिप में पूरे इंडिया से किसी भी सिटी से कोई भी जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए 8527044355 पर संपर्क करें। और हाँ, सेम रेट्स पर आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ ले जा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। आज ही अपनी सीट बुक करें। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। बदलता दौर में जैसा आपको मालूम है कि फोर्टनाइट सीरीज हम करते हैं मिशन एक्सेसिबिलिटी के साथ लीगल राइट अवेयरनेस पर कोलैबोरेशन में, उसका एक और एपिसोड। आज का एपिसोड बेहद खास, क्योंकि देश में अब एक नया एडवोकेसी का जो मॉडल है वो बहुत तेजी से पनप रहा है और उसको अपनाया जा रहा है, वो है लीगल एडवोकेसी, जिसके बारे में हम इस सीरीज में लगातार बात करते हैं। और मकसद यही है कि कम्युनिटी को उनके राइट्स के बारे में बताया जाए और उनको एम्पावर किया जाए। और इस सीरीज को लेके आप लोगों का बहुत सारा फीडबैक भी आता है और आप लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद है, उसके लिए आपका धन्यवाद भी। तो आज हमने सोचा कि आरपीडी एक्ट में स्पेशल कोर्ट्स का जिक्र होता है, लेकिन आज तक भी हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं है जो वहां फाइल हुआ हो। अगर हुआ भी होगा तो उसका जो नंबर है वो 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं। तो क्या कारण है कि स्पेशल कोर्ट्स हैं, कोई जाता नहीं? फिर इनको बनाने का क्या फायदा? क्या पूरी स्टेट्स में स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट हो चुके हैं? कौन से मैटर हम वहां लेके जा सकते हैं? ये बड़े सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर आया है, एक बहुत ही ऐतिहासिक, जिसमें कहा गया है कि जो डिसेबिलिटी के केसेस है सुप्रीम कोर्ट में वो प्रायोरिटी पे लिए जाएंगे। तो क्या ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक महदूद है या बाकी हाई कोर्ट्स में अब एडवोकेसी करनी पड़ेगी? क्या ये मिशन एक्सेसिबिलिटी के एफर्ट से हुआ है? उनका कोई रोल है इसमें, वो भी जानेंगे। तो इन दो चीजों पर आज हम बात करेंगे। राहुल बजाज साहब, एडवोकेट राहुल बजाज साहब, जो को फाउंडर हैं मिशन एक्सेसिबिलिटी के और हमारे साथ लगातार इस शो में बने रहते हैं। तो राहुल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। Thank you, Danish ji. A big hello to you and all your listeners. तो राहुल जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस सर्कुलर की, क्योंकि ये हम लोगों ने डिसाइड भी किया था। बैकग्राउंड बताइए कि क्या मिशन एक्सेसिबिलिटी का इसमें कोई रोल है और ये सर्कुलर है क्या? जी, तो दानिश जी, जैसा आप जानते हैं, हमने शो में प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू एक्सेस टू जस्टिस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज is the issue of cases concerning them not being taken up on a prioritized basis in the courts, in the sense कि जो तारीख पे तारीख का ब्रॉडर कल्चर तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में है ही,
but in that, persons with disabilities, litigants with disabilities are also adversely affected. And being a particularly vulnerable segment of society, the burden is felt doubly hard, right? So, therefore, this is something that some courts have done. For example, Delhi High Court ने इसमें leadership ली है in terms of prioritizing the cases of litigants with disabilities. तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने एज मिशन एक्सेसिबिलिटी लेटर भी लिखा था टू वेरियस चीफ जस्टिसेस ऑफ द हाई कोर्ट्स अबाउट 6 months ago, as well as to the then Chief Justice of India, Justice Gavai, to request the Supreme Court also to consider taking up cases of persons with disabilities on a prioritized basis. और ये एक सजेशन भी है जो एक्सेसिबिलिटी कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें दिया गया था। उस टाइम पे ये सजेशन का कुछ हुआ नहीं था। फिर हमारा जब 3rd एनुअल डे हुआ था पर्पल फेस्ट में, उसमें भी जस्टिस अभय अशोका जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, चीफ गेस्ट थे, उन्होंने भी ये चीज रेकमेंड की थी कि सारे केसेस करने की जरूरत नहीं है प्रायोरिटाइज, बट एटलीस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड हैं, एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना जरूरी है लिटिगेंट्स विद डिसेबिलिटीज के। तो following that, we had written letters also to the Honorable Chief Justice of India on 8th and 23rd December 2025, setting out this request rather कि at least accessibility, discrimination and reasonable accommodation से related जो cases हैं उनको prioritize किया जाए। हमने ये भी उस लेटर में हवाला दिया इस बात का कि अभी जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है, जहाँ पे सारे केसेस का इंफॉर्मेशन मिलता है, उसमें कोई भी डिसेबिलिटी केसेस अलग से नहीं एक कॉलम है, इसलिए आपको डेटा भी नहीं है एट अ नेशनल लेवल या एट अ सुप्रीम कोर्ट लेवल की कितने केसेस अभी करंटली पेंडिंग हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के। भले ही सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते टाइम आप इंडिकेट जरूर कर सकते हो कि ये डिसेबल्ड इंसान का केस है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका कुछ अलग से टैगिंग होती है, प्रायोरिटाइजेशन होती है। तो इस चीज को हमने रिक्वेस्ट किया था उनको टेकअप करने के लिए। तो ये इसका बैकग्राउंड है। मैं कोई क्रेडिट वगैरह नहीं लेना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई एम श्योर देयर विल बी पीपल सेइंग कि यू नो वी आर हॉगिंग द लाइमलाइट फॉर दिस, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द बैकग्राउंड कि हमने अपनी तरफ से क्या इस चीज में कंट्रीब्यूट किया है। नाउ एज फार एज द सर्कुलर इज कंसर्न, मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। 29 दिसंबर 2025 को ये सर्कुलर आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मिसलेनियस डेज होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ डेज होते हैं जो मिसलेनियस, मतलब हर हफ्ते का मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे ये मिसलेनियस डे कहलाया जाता है, जहाँ पे नए मैटर्स टेकअप होते हैं और कुछ कुछ पुराने मैटर्स भी टेकअप होते हैं। तो उन डेज के लिए इन्होंने एक कैटेगराइजेशन दिया है कि किस तरीके के मैटर्स किस ऑर्डर में टेकअप करेंगे। तो इसमें इन्होंने एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की सेपरेट कैटेगरी अब ऐड की है, एंड एसिड अटैक विक्टिम्स की। अब वो चीज उन्होंने ये मिस कर दी कि एसिड अटैक विक्टिम themselves are a class of disability, but be that as it may, उनकी एक सेपरेट कैटेगरी उन लोगों ने क्रिएट की है और उनको काफी हाई अप इन द ऑर्डर लिस्टिंग दी है। जैसे कि जो भी नए मैटर्स हो गए, उसके बाद बेल मैटर्स हो गए, और उसके बाद लगभग 2-4 और छोटे मोटे मैटर्स के बाद यही मैटर्स हैं। इसके बाद फिर उन्होंने और भी कैटेगरी बनाई है, जैसे कि 80 साल से ऊपर जो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, या तो बीपीएल फैमिलीज हैं, या लीगल एड केसेस जिनके हैं। तो एक ब्रॉडर पुश है ये सोशल जस्टिस वाले केसेस को ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में प्रायोरिटाइज करने का, और उन 4 नए कैटेगरीज में डिसेबिलिटी सबसे टॉप पे है। तो ये बेसिकली इसका पूरा इम्पोर्ट है। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि आपको क्रेडिट नहीं चाहिए, जो भी काम करता है और ये एक बड़ी चीज है, उसमें उसको क्रेडिट लेना ही चाहिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो लेकिन मेरे को ये जानना है लोगों की क्लैरिटी के लिए, क्योंकि कई जगह आपने पोस्ट में तो मेंशन किया ही है कि आपने इंटरवीन किया है, तो बहुत सारे हो सकता है और लोग भी हों जिन्होंने लिखा हो चीफ जस्टिस को। तो क्या कहीं पे मेंशन किया गया है कि मिशन एक्सेसिबिलिटी की एडवोकेसी से ये हुआ है? सवाल एक। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत कम केसेस जाते हैं डिसेबल्ड के, ज्यादातर हाई कोर्ट्स में जाते हैं, तो वहां पे क्या आप वहां भी लिख रहे हैं? जैसे आपने बताया 6 महीने पहले आपने लिखा था
तो क्या उसका फॉलो अप वर्क चल रहा है? तो क्या आपको लगता नहीं है कि वहां पे भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत? जी। तो जो पहला वाला सवाल है आपका, इसका आंसर है नो। ऑफिशियली या फॉर्मली कहीं भी ऐसे नहीं कहा गया है कि ये मिशन एक्सेसिबिलिटी के एडवोकेसी के थ्रू हुआ है। दो इनफॉर्मली हम टच में रहे हैं रजिस्ट्री ऑफिशियल से, और हमने उनको रिक्वेस्ट किया है ये टेकअप करने के लिए। तो इसीलिए मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि किसकी वजह से हुआ। अगर लोग ये 2+2 साथ में डाल के समझना चाहें तो वो वी वुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज गेटिंग द वर्क डन रादर देन स्टीलिंग क्रेडिट फॉर इट, सो फार एज आई एम कंसर्न। इसमें एक दो और न्यूआंसेस हैं जो मैं एज वी मूव फॉरवर्ड आपको बताऊंगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा प्रोसेसेस भी इतने क्लियर कट नहीं है। तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा ये अभी भी देखना रहेगा, इसलिए आई डोंट वांट टू जंप द गन। वो मैं आपको बताऊंगा एज वी मूव फॉरवर्ड। बट टू आंसर योर सेकेंड क्वेश्चन, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि सुप्रीम कोर्ट में तो कम ही ऐसे केसेस जाते हैं। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके के जाएंगे, या तो वैसा केस जाएगा जहां पे आप डायरेक्टली एक पीआईएल फाइल कर रहे हो पैन इंडिया किसी इशू पे, राइट? जैसे वो राजीव राठौरी वाला हो गया, या अमर जैन या प्रज्ञा प्रसून टाइप के मैटर्स हो गए। या तो फिर अगर कोई हाई कोर्ट का जजमेंट आया है जो नेगेटिव है, उसको किसी ने चैलेंज किया है, तो फिर जाएगा। तो हाई कोर्ट में करना जरूरी है एब्सोल्युटली, बट व्हाट वी थॉट स्ट्रेटेजिकली इज दैट आवर फर्स्ट फोकस शुड बी द सुप्रीम कोर्ट, एज यू कैन अप्रिशिएट। बिकॉज अगर वहां पे वो लोग ये चीज करते हैं तो देन दैट बिकम्स अ प्रेसिडेंट, जो हाई कोर्ट्स को परसुएड करना बहुत ज्यादा आसान हो, बहुत ज्यादा तो नहीं बट आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली, कि भैया सुप्रीम कोर्ट भी इन केसेस को प्रायोरिटाइज कर रहा है तो आप तो करो ही सही। अगर अदरवाइज हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस को लेटर्स तो हमने लिखे हैं, बट अनलेस आप वहां पे जाओ, जाके मीटिंग करो, वहां के लोकल जो लॉयर्स हैं विद डिसेबिलिटीज, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में हम खुद प्रैक्टिस करते हैं डे इन डे आउट, तो वी हैव मच मोर लेवरेज हियर, राइट? बाकी केरला हाई कोर्ट में मेरी कौन सुनेगा, मैं लेटर लिख भी दूं तो तो बात ऐसी है। सो देयरफॉर टू दैट एक्सटेंट हैविंग एन एंडोर्समेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली हेल्प्स। राहुल साहब, ऐसा तो मत कहिए, आपकी तो हर जगह सुनी जा रही है, हर जगह आप छाए हुए हो। तो नहीं, नहीं। बट क्या एडवोकेसी कंटिन्यू रहेगी हाई कोर्ट्स को लेके, और नुआंसेस जो हैं वो भी बता दी। और ये मैं आपको एक बार बता भी दूं, क्योंकि आपने बाकी हाई कोर्ट्स का पूछा बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन, की ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे भी पिछले हफ्ते ही हमारा एक मैटर था उत्तराखंड हाई कोर्ट में, जो पूरे दिन दिन हम लोग लॉक्ड इन थे वीसी से, उसके बाद भी मुश्किल से 2 मिनट जज सुनते हैं, और वो भी इतने जल्दी में कि जैसे ट्रेन पकड़नी हो। आफ्टर ऑल ऑफकोर्स हर जज के सामने 150-200 मैटर्स हैं, बट एट द सेम टाइम उनमें भी ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि इन मैटर्स को ऐसे रश करके इतना मतलब ऐसा भी ना सुने कि जो रिक्विजिट टाइम और अटेंशन है वो नहीं मिल रही, ये मैं कहना चाहूंगा। सो इन इन व्यू ऑफ दिस एडवोकेसी विल कंटिन्यू। अब पहले आते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात पे ही, कि इसमें माय ओनली कंसर्न इज कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ देखो नए वाले मैटर्स तो लिस्ट हो ही जाते हैं, जो भी नया आप फाइल करते हो वो सुप्रीम कोर्ट में आ ही जाता है। उसके बाद भी मतलब मैटर में जिसमें दूसरे साइड को अपना एफिडेविट वगैरह फाइल करना हो, उस स्टेज तक तो प्रायोरिटाइज हो जाएंगे। बट रियल स्ट्रगल विल बी टू मेक श्योर कि एक्चुअल हियरिंग्स भी प्रायोरिटाइज हों, फाइनल हियरिंग, ताकि क्लोज हो पाए मैटर। वरना फिर अगर, क्योंकि ये मिसलेनियस डेज की बात करता है, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे की, वेडनेसडे थर्सडे की बात नहीं करता, तो या तो फिर ये इनका एफर्ट होएगा, ये पक्की से नहीं मुझे मालूम है, मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ कि जितने हद तक हो सके ये मैटर्स को मंडे ट्यूसडे और थर्सडे को ही निपटा दिया जाए। या तो ये एफर्ट हो सकता है, तो वो ठीक है अगर वैसा है और वो लोग टाइम और अटेंशन दे पा रहे हैं तो ठीक है। बट अगर वो इसको वेडनेसडे या थर्सडे के लिए लगा देते हैं, क्योंकि तब तो प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर बात शायद आगे ना बढ़ पाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो निपुण मल्होत्रा जी का मैटर है जीएसटी ऑन असिस्टिव डिवाइसेस वाला, जो 2017 से पेंडिंग है, या फिर हमारा ही एक मैटर है जो एनपीआरडी के बिहाफ पे हम करते आ रहे हैं कि डिसेबल्ड लोगों को आईपीएस में एक्सक्लूड कर दिया गया है, जो 2021 का केस है। तो ये केसेस हैं जो हियरिंग वाले स्टेज पे हैं, तो एटलीस्ट निपुण वाला तो उनके हाथ में है, बट आईपीएस वाला हम कोशिश कर रहे हैं अपने एंड से प्रायोरिटाइज करने के। तो इन मैटर्स में अगर हियरिंग होके प्रायोरिटाइज बेसिस पे क्लोज हो पाते हैं, फिर हम कह सकेंगे कि हाँ एक्चुअल में इस सर्कुलर से लोगों को फायदा हो रहा है, टू द एक्सटेंट दैट इट कैन हैपन। तो एक तो वो चीज देखने वाली है। दूसरा ये है कि
कुछ समय बाद, मतलब आई वांट टू फर्स्ट सी कि ये सर्कुलर का क्या इम्प्लीकेशन आता है 2-4 हफ्तों के लिए। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि हाई कोर्ट को जिनको लास्ट टाइम लिखा था उनको फिर से लिखूंगा, ये बोलते हुए कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी सर्कुलर आ गया है, तो आप प्लीज इसको इम्प्लीमेंट करिए अपने हाई कोर्ट में भी। बिल्कुल। और आप जैसे कुछ कुछ हाई कोर्ट्स में, जैसे गुजरात हाई कोर्ट में, जैसे वहां भी हमारा एक केस 6-8 महीने से ऐसे ही चलता आ रहा है। वहां तो एक दिन के 300-400 मैटर एक जज सुनता है। तो वहां पे अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसके काफी प्रोफाउंडली बेनिफिशियल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। बिल्कुल। जब जी आरपीडी एक्ट आया था तो तब मैं बहुत सारी ताबड़तोड़ इंटरव्यूज करता था आरपीडी एक्ट को लेके, जी जी क्योंकि मेरे को खुद मालूम है कि कम्युनिटी को इंटरेस्ट नहीं है, जो जी लेमैन है लॉ में। तो मेरा जी। था कि मैं ऐसी लैंग्वेज में उनके सामने चीजें रखूं कि उनको अपने आप इंटरेस्ट आ जाए। तो करेक्ट। उसमें एक चीज हर शो में निकल के आती थी कि आरपीडी एक्ट हमें नहीं पता अच्छा है या बुरा है, लेकिन एक चीज है कि अब हमारे पास एक्ट है, पेपर है, जिसके बिहाफ पे हम लड़ सकते हैं। तो उसी बिल्कुल। तरह से अब आपके पास ये सर्कुलर है, लॉ में तो डेफिनेटली। इंटरप्रिटेशन कैसे भी की जा सकती है, तो यू आर एटलीस्ट राइट। आपके पास ये अब पेपर है, सर्कुलर है, इसके बिहाफ पे लड़ाई को आगे लड़ा जा सकता है थोड़ी इजी तरीके से। एब्सोल्युटली यू आर राइट। दैट्स द होल पॉइंट। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि बाकी हाई कोर्ट्स पे भी आप तरजीह दें, और ये जी अगर हो जाए तो ये सच में एक बहुत माइलस्टोन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हेयरिंग चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। एब्सोल्युटली। अब आए हम अपने मूल मुद्दे पे, इसके बाद जी जी श्योर। स्पेशल कोर्ट्स। जी राहुल साहब, दो तीन चीजें इससे पहले मैं अपने क्वेश्चंस शूट करूं, मैं आपसे समझना चाहता हूं। एक तो कौन सा सेक्शन के बारे में बात करता है, स्पेशल कोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी एक्ट में लाने की, बैकग्राउंड क्या थी, कुछ बता सकते हैं कि इसको क्यों लाया गया होगा, और कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए? जी। सो सेक्शन 84 है दानिश जी, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का, वो ये कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट इन कंकरेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो भी उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो उनके साथ सलाह मशवरा करके दे हैव टू कॉन्स्टिट्यूट और डेजिग्नेट रादर अ कोर्ट ऑफ सेशंस एज अ स्पेशल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट for trying offenses against persons with disabilities as set out in this act. तो इसमें 3-4 चीजें समझनी जरूरी है। नंबर 1, under the RPWD Act there are a set of offenses which may be committed against a person with a disability, एक disabled victim के against, right, या फिर survivor जैसा भी आप कहो, जिसके against कोई offense हुआ है। इसमें सेक्शन 91 एंड 92 दिए गए हैं एक्ट के, जिसमें कुछ कुछ ऑफेंसेस दिए गए। फॉर इंस्टेंस, fraudulently availing of a benefit meant for persons with disabilities, ये किसी एक डिसेबल्ड इंसान के अगेंस्ट नहीं है, ये क्राइम ये पूरे कम्युनिटी के अगेंस्ट है। ये मान के चलते हुए उन्होंने कहा है कि अगर मान लो आप अपना सर्टिफिकेट फेक बनवाते हो, आप नहीं हो डिसेबल्ड, तो बनवा लेते हो डिसेबिलिटी का, या तो फिर वो डॉक्टर को पैसा खिलाते हो और वो डॉक्टर फेक सर्टिफिकेट इशू करता है, समथिंग लाइक दैट, उस तरीके का कोई ऑफेंस होए अगर, तो उसके लिए 6 months to 2 years का इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन इन्विजाज किया गया है सेक्शन 91 में। और फिर सेक्शन 92 जो है, इसमें 6 तरीके के ऑफेंसेस दिए गए हैं जो डिसेबल्ड इंसान के अगेंस्ट हो सकते हैं। जैसे कि किसी को इंटेंशनली इंसल्ट करना इन पब्लिक व्यू, एक डिसेबल्ड इंसान को। दूसरा, उनको फूड या फ्लूइड देना बंद कर देना। जैसे मान लो किसी इंस्टीट्यूशन में है वो, या घर में भी है, और वो खुद से नहीं ले पा रहे हैं फूड या फ्लूइड, और आप देना बंद कर दो, मतलब इन अ वे कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो देयरफॉर विल लेट यू डाई, इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, राइट। तीसरा, आप किसी की असिस्टिव डिवाइस को छीन लो या उसको टैम्पर करो डिसेबल्ड इंसान के। फिर उसके बाद अगर किसी वुमन के अगेंस्ट आप उनकी मॉडेस्टी आउटरीच करने की कोशिश करो, या तो किसी प्रेग्नेंट लेडी का प्रेगनेंसी को फोर्सेबली टर्मिनेट करने की कोशिश करो उसके कंसेंट के बिना, इस तरीके की चीजों को उन्होंने एक ऑफेंस बनाया हुआ है। और ये जब ऑफेंसेस होते हैं, तब दीज आर टू बी ट्राइड बाय स्पेशल कोर्ट्स। नाउ द थॉट प्रोसेस अपीयर्स टू बी कि नॉर्मल क्रिमिनल सिस्टम में आप एक कंप्लेंट फाइल करोगे, वो सालों साल तक पड़ी रहेगी, कुछ होएगा नहीं उसका। तो इस वजह से एक स्पेशलाइज्ड अटेंशन मिले ताकि इन मैटर्स को, इसलिए स्पेशल कोर्ट्स के डेजिग्नेशन की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो कोर्ट्स ऑफ सेशंस होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के
हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे टाइप के जजेस होते हैं, जैसे मैजिस्ट्रेट होते हैं, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशंस जज, पहले असिस्टेंट फिर एडिशनल और फिर सेशंस जज। तो यहाँ पे सेशंस जज जो हैं उनको बोला गया है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी को ये स्पेशल कोर्ट्स का दर्जा देने की बात की गई है। इम्पोर्टेंट ये इसलिए है बिकॉज इस तरीके के जो ऑफेंसेस होते हैं विच आर मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी, ये क्रिमिनल लेवल, ये सिर्फ एक्सेसिबिलिटी वगैरह की बात नहीं हो रही है अब, या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी ना होने की बात नहीं हो रही, वो सब सिविल रॉन्ग्स हो गए, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इस वजह से इस तरीके का फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है और इसका ऑपरेशनल होना इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। तो अगर बहुत आसान शब्दों में समझना है कि आरपीडी एक्ट के सेक्शन 91 और सेक्शन 92 में जिन ऑफेंसेस का जिक्र हुआ है जी, तो उसको लेके ही हम स्पेशल कोर्ट्स में जा सकते हैं। कोई शादी Correct. विवाह के मसले में नहीं जा सकते, कोई चोरी हो गई हमारे घर पे वहां नहीं जा सकते, एक्सेसिबिलिटी और वो चीजों में नहीं जा सकते। क्लियर? करेक्ट, यस दैट्स करेक्ट। तो ये बहुत आपने सिंप्लीफाई कर दिया बहुत अच्छे तरीके से कि 91 92 को लेके ही हम स्पेशल कोर्ट्स में जा सकते हैं। प्रिसाइसली। ओके, अब दो चीजें बताए कि इंडिया में आज के टाइम पे स्टेटस क्या है, कितनी स्टेट्स ने स्पेशल कोर्ट्स को डेजिग्नेट कर दिया है, वहां पे केस ले जाने का तरीका क्या है, और क्या अभी तक कुछ डेटा है, कुछ केसेस गए हैं वहां? जी, so designation has happened in a large number of states as per my understanding। जो एक सीमा गिरिजा लाल का केस है सुप्रीम कोर्ट में, जो 2-3 साल पहले फाइल हुआ था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के साथ कंप्लायंस मॉनिटर करने में, उसमें डीपीडब्ल्यूडी ने जब अपना एफिडेविट फाइल किया था उसमें उन्होंने इंडिकेट किया था, जो मुझे याद आ रहा है, कि विद द एक्सक्लूजन ऑफ अबाउट 6 स्टेट्स, सब स्टेट्स ने स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट जरूर कर दिए हैं अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट सेक्शन 84 के थ्रू, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये टोटली डिसफंक्शनल है। मतलब केसेस कोई भी नहीं है जो स्पेशल कोर्ट्स ने टेकअप किए हैं अभी तक, कोई भी नहीं है, ये नहीं कहना सही नहीं होगा। सम केसेस हैव बीन टेकन अप, बट कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा है। आज मैं हमारे इंटरेक्शन से पहले एक बार बेसिक रिसर्च कर रहा था कि कौन से ये जजमेंट्स हैं जिसमें ये सेक्शन 84 साइट किया गया है, तो मुझे 2 ही जजमेंट मिले। एक ऐसा केस था, और ये दोनों भी कोई ऐसे केस नहीं थे जिसमें स्पेशल कोर्ट का डिसीजन हो अंडर सेक्शन 84। वो एक ऐसा केस था जिसका नाम है रिचर्ड टॉमसन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें एक बंदे, बेसिकली वो ऐसा केस था कि एक द विक्टिम वाज अ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसके अगेंस्ट दिस फेलो वाज अक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड रेप अगेंस्ट हर, द अक्यूज्ड, राइट? एंड उस चीज का, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एंड शी वाज अ चाइल्ड बेसिकली, तो ये पॉक्सो एक्ट में कवर होता है। तो इस केस में उस बंदे के अगेंस्ट ट्रायल चल रहा था अंडर द पॉक्सो एक्ट, और उसने ये डिफेंस लिया, रिचर्ड टॉमसन ने, कि दिस शुड गो टू अ स्पेशल कोर्ट अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बिकॉज ये डिसेबल्ड विक्टिम है इस वजह से। तो कोर्ट ने ये रिजेक्ट कर दी आर्ग्यूमेंट, ये बोलते हुए कि इस केस में जो, जैसा मैंने अभी पहले ही हमारी बात हुई कि सिर्फ 91 और 92 वाले जो ऑफेंसेस हैं पीडब्ल्यूडी विक्टिम्स के अगेंस्ट, केवल वो ही स्पेशल कोर्ट्स में जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑफेंस है अगर पीडब्ल्यूडी विक्टिम के अगेंस्ट तो वो स्पेशल कोर्ट में जाएगा। जैसे इस केस में रेप का एलिगेशन था तो वो ऑलरेडी आईपीसी में कवर्ड है, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएगा स्पेशल कोर्ट में। अब इसमें ये चीज भी है कि उन लोगों ने शायद आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के सेक्शन साइट भी नहीं किए होंगे अपने कंप्लेंट में, वो भी चीज लोग नॉर्मली नहीं करते। ये भी एक इशू है कि मतलब वो नॉर्मल आईपीसी के प्रोविजन या पॉक्सो एक्ट के प्रोविजन साइट करेंगे, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अलॉन्ग साइड नहीं करते। तो बट दैट्स वन जजमेंट। और दूसरा एक केस है राकेश कुमार कालरा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का, दिल्ली हाई कोर्ट का। ये एक केस है जिसमें बेसिकली देयर वाज अ मैरिड कपल, राइट? द फेलो हैड, द मैन, उनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है 70% का और विजुअल इश्यूज भी हैं, तो आई थिंक मल्टीपल डिसेबिलिटी है उनको। तो दो आदमी है, वो हियरिंग इम्पेयर्ड भी, एंड लेडी हैड पोलियो,
पोस्ट पोलियो रिलेटेड रेसिजुअल पैरालिसिस था उनको, तो वो भी एक डिजेबल्ड इंसान है। तो उन लोगों की शादी हुई और फिर डिस्प्यूट हो गया दोनों के बीच में, एंड दैट लेडी फाइल्ड केसेस अगेंस्ट हिम फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, क्रूअल्टी एंड सो ऑन। तो अब उस बंदे ने ये कहा कि ये लोग मेरी बात समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता ये कोर्ट में जहां मेरे अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है, मुझे कोई साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर वगैरह नहीं दिया जा रहा। तो ये चीजें उसने मांगी, तो वो तो कोर्ट ने दिलवाने को कहा। बट एक चीज उसने ये भी मांगी कि मेरे वाला जो ऑफेंस है, मेरे मतलब जो जिस ऑफेंस के लिए मैं अक्यूज्ड हूँ, वो स्पेशल कोर्ट में ट्राई किया जाए। तो ये चीज कोर्ट ने कहा, और दिल्ली में स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट किए जाए। तो इन रिस्पॉन्स टू दैट द कोर्ट पॉइंटेड आउट कि ऑलरेडी ये स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट हो चुके हैं 2019 में दिल्ली में। और इस पे मैं आऊंगा एज वी मूव फॉरवर्ड की, बिकॉज सिर्फ डेजिग्नेट ही हुए हैं, कुछ एक्चुअल में फंक्शनल नहीं है। एंड दूसरा उन्होंने ये कहा कि डिसेबल्ड अक्यूज्ड के मैटर स्पेशल कोर्ट में जाए ऐसा नहीं है, सिर्फ विक्टिम्स के जाएंगे जो 91 92 में बैठते हैं। तो इसलिए ये चीज कोर्ट ने एक पॉइंट आउट की कि एक्ट का भी एक फ्लॉ है कि डिसेबल्ड अक्यूज के मैटर्स भी उन स्पेशल कोर्ट्स में ही जाने चाहिए। तो ये दो केसेस हैं बेसिकली जिसमें सेक्शन 84 का हवाला अभी तक दिया गया है। प्रोसेस क्या है वहां जाने का? सो देखिए, क्रिमिनल लॉ को अगर आपको सेट इन मोशन करना हो, तो आपको पहले तो एक एफआईआर फाइल करनी होगी। क्या क्या आपके अगेंस्ट हुआ है, वो चीज को सेट आउट करते हुए, और वो कराते टाइम यू विल हैव टू मेक श्योर कि सेक्शन 92 का जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो कोट किया जाए। फिर उसके बाद पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी। इफ दे फील कि एन ऑफेंस इज मेड आउट, then they will forward the matter to the special public prosecutor। जो सेक्शन 85 में ये भी कहा गया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स डेजिग्नेट होने हैं हर डिस्ट्रिक्ट में इस एक्ट के लिए। तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को फिर इसको टेकअप करके एक स्पेशल कोर्ट में उसको कंप्लेंट फाइल करनी होगी, और फिर मैटर आगे बढ़ेगा। बिकॉज अनलाइक द सिविल प्रोसेस, जैसे डिसेबिलिटी कमीशन में आप डायरेक्टली खुद ही जाके कंप्लेंट करके शुरू कर सकते हो। क्रिमिनल लॉ में ये माना जाता है कि वो दोज आर ऑफेंसेस अगेंस्ट द सोसाइटी, नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो पुलिस एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो इन चीज़ों को प्रोसिक्यूट करें। तो उनको फिर ये स्पेशल कोर्ट में फाइल करना रहेगा कंप्लेंट, फिर पुलिस की चार्जशीट वगैरह आएगी, फिर विटनेसेस एग्जामिन होंगे दोनों साइड की तरफ से टू प्रूव व्हाट एवर देयर एलिगेशंस आर। उसके बाद हियरिंग और आर्ग्यूमेंट होगी एविडेंस पे, और फिर अल्टीमेटली जजमेंट आएगा। दैट्स द प्रोसेस। अब मुझे एक चीज अपने लिसनर्स के लिए क्लैरिटी दीजिए कि एक आरपीडी एक्ट स्पेशल कोर्ट्स की बात करता है, दूसरा आरपीडी एक्ट बात करता है सीसीपीडी की। राइट। दोनों को हम जुडिशियल मान सकते हैं, दोनों की जुडिशियल पावर्स हैं, एक की कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों? जब हमारे पास सीसीपीडी है फिर स्पेशल कोर्ट्स की जरूरत क्यों? जब स्पेशल कोर्ट्स है तो सीसीपीडी की जरूरत क्यों? ये आपने काफी पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। सो these two mechanisms are meant to serve different purposes। इनका ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन नहीं है। सीसीपीडी एंड एससीपीडीज जो हैं, जो भी सिविल चीजें हैं एक्ट में कंप्लाई नहीं कर पा रही, एक टॉयलेट है जो एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बनाया गया है, वेबसाइट्स हैं जो इनएक्सेसिबल हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी नहीं है, जहाँ रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं फॉलो किया जा रहा। ऑल दीज थिंग्स आर सिविल ऑफेंस, सिविल रॉन्ग्स इन अ वे, जिसके लिए डिसेबिलिटी कमिश्नर्स आर द अप्रोप्रिएट फोरम टू विच वन हैज टू गो। और ये सही भी है बिकॉज अल्टीमेटली एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म इसी चीज के लिए बनाया गया है। एंड अगर कोई क्रिमिनलिटी आप अलेज कर रहे हो तो फिर आपको स्पेशल कोर्ट्स में जाना है। इन दोनों के बीच ओवरलैप कम ही सिचुएशंस में होता है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस नंबर 1, समटाइम्स फॉर एग्जांपल मान लो एक डिसेबिलिटी कमीशन के अगेंस्ट के सामने एक केस आया कि किसी ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपना फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है। तो ऐसे में डिसेबिलिटी कमीशन एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके
फिर वो मैटर को पुलिस के यहाँ भेज सकता है, ताकि फिर वो स्पेशल कोर्ट में टेकअप किया जा सके सेक्शन 91 में। या तो अगर कोई ऐसी एलिगेशंस हैं जो 92 के अंतर्गत बैठती हैं, जिसके बारे में डिसेबिलिटी कमीशन में एक कंप्लेंट आई है, तो वो लोग एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके इस चीज को स्पेशल कोर्ट की तरफ भेज सकते हैं। बट इसमें उनको भी केयरफुल होना जरूरी है, क्योंकि मतलब इन द सेंस कि कुछ, बिकॉज क्रिमिनल लॉ एक बहुत सीरियस चीज है किसी के भी अगेंस्ट सेट सेट इन मोशन करना। यू नीड टू बी श्योर इन योर माइंड कि सम प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट बिफोर रेफरिंग अ मैटर टू अ स्पेशल कोर्ट। दूसरा एक एरिया वेयर देयर मे बी अ पोटेंशियल ओवरलैप वाज अंडर सेक्शन 89, जो कंट्रोवर्सी चलती आ रही है कि पेनल्टीज कौन इम्पोज कर सकता है। बट अब ये चीज काफी हद तक मान ली गई है कि डिसेबिलिटी कमीशन ही इम्पोज कर सकते हैं 89 वाली पेनल्टी, बिकॉज उसके लिए कोई क्रिमिनल ऑफेंस होना जरूरी नहीं है, वो जैसे अभी वेबसाइट्स वगैरह पे हुई है। तो अभी तक किसी कोर्ट ने उसको सेट असाइड भी नहीं किया है। तो देयरफॉर टू दैट एक्सटेंट दैट सीम्स वेल सेटल्ड एज ऑफ नाउ कि वो पेनल्टी कर सकते हैं। वरना पहले 5-7 साल सीसीपीडी ये सोच के पेनल्टी नहीं इम्पोज किया करता था कि स्पेशल कोर्ट, या एससीपीडी भी नहीं करते होंगे, ये सोच के कि स्पेशल कोर्ट ही अप्रोप्रिएट फोरम है। बट इस मामले में मिस्टर अग्रवाल, आई मस्ट मीन प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड, वाज वेरी प्रोएक्टिव एंड बोल्ड इन काइंड ऑफ बी मेकिंग इट क्लियर दैट दे डू हैव द पावर टू इम्पोज पेनल्टीज, और उन्हीं के लीडरशिप में ये हुई भी है। एंड कुछ कुछ एससीपीडीज ने भी किए हैं, जैसे मणिपुर ने, दिल्ली में जब मिस्टर रंजन मुखर्जी थे। सो नाउ वी विल सी हाउ फार द ट्रेंड कंटिन्यूज। बिल्कुल। राहुल साहब, आप ये बताएं कि मैंने जब आपसे लास्ट सवाल पूछा था, आपने कहा मेरी अंडरस्टैंडिंग में ज्यादातर स्टेट्स ने किए हैं, लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग से नहीं जानना चाहता, मैं प्रॉपर डेटा से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई डेटा है कि हमें मालूम चले कि कितने स्टेट्स ने इन्हें डेजिग्नेट कर दिया है। और दूसरे मूल सवाल पे आते हैं, अब डेजिग्नेट हो गए लेकिन केस कोई नहीं जा रहा, इसकी दो इंटरप्रिटेशन निकाली जा सकती है। एक तो जब हम एडवोकेसी करते हैं, कोई चीज मिलती है तो एक आर्गुमेंट रहता है, यार आपके केस तो है नहीं, आप शोर मचाते रहते हो, कोई केस तो आता नहीं, और हमारी मैन पावर को वहां पे लगाया गया है। Right. दूसरा है कि वहां पे एक्सेसिबिलिटी इशू है, लोग किन्हीं कारण से एक्सेस टू जस्टिस को अवेल नहीं कर पा रहे, चाहे टीडीएस प्रोसेस को लेके या कुछ हो। तो कारण क्या है डिसफंक्शनल रहने का इन कोर्ट्स? राइट। सो पहले वाले का जो मैंने बताया है, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास अभी नहीं है, बट जो सीमा लाल वाला केस है उसमें ये कहा गया था डीपीडब्ल्यूडी ने कि केवल 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्पेशल कोर्ट्स नहीं डेजिग्नेट किए हैं, उन छोड़ के बाकी सबने कर दिए हैं। सो आई एम गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट। पर कोई ये पता है हमें कौन कौन सी स्टेट है जिन्होंने नहीं किए? वो इमीडिएटली मेरे पास वो डेटा अभी नहीं है, अगर आप 2 मिनट होल्ड करें तो मैं चेक करके बता सकता हूँ। तो वी कैन टेक इन नेक्स्ट शो आल्सो, है ना? ठीक है, वो चीज आप पहले वाले में शुरुआत में पूछ सकते हैं। सो नाउ इन टर्म्स ऑफ व्हाई इट इज द केस दैट पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग द स्पेशल, सो वन एस्पेक्ट इज कि यू नो, फॉर इंस्टेंस जो स्पेशल कोर्ट्स सेक्शन 84 में कहे गए हैं, एक लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में भी इसमें एक फ्लॉ है, इन द सेंस कि कोर्ट्स ऑफ सेशंस को ये पावर दिया गया है टू एक्ट एज स्पेशल कोर्ट, जो जैसे मैंने बताया पहले कि हाईएस्ट लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, विच इज एक्सट्रीमली ओवरबर्डन, क्योंकि डेथ पेनल्टी वगैरह के केसेस भी उन्हीं के पास जाते हैं। विच एवर बेसिकली वेर एवर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म इन एक्सेस ऑफ 7 years, उस तरीके के केसेस उनके पास जाते हैं। जबकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट टर्म विच हैज बीन एंटिसिपेटेड इज 5 years, तो ये स्पेशल कोर्ट सेशंस कोर्ट को बनाना ही गलत है। दिस इज नॉट इन लाइन विद द क्रिमिनल लॉ फ्रेमवर्क। ये एक्चुअली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ये पावर देनी चाहिए थी। तो एक तो वो लेजिस्लेटिव डिजाइन में फ्लॉ है, जो जो करेक्ट करना होगा वो सिर्फ अमेंडमेंट के थ्रू ही हो सकता है एक्ट में। और दूसरा ये है कि the whole machinery has to function, see, because unlike a disability commission वाला complaint, जब आप एक मैटर स्पेशल कोर्ट के पास लेकर के जाते हो तो उसके लिए आपको लेग वर्क करना पड़ता है अपना, मतलब the whole mechanism has to work। पहले the police needs to properly record that the offense is one under section 92, they need to prosecute it in a diligent manner, फिर उसके बाद वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तक जाना जरूरी है, जिसको भी डेजिग्नेट होना जरूरी है।
फिर वहां से स्पेशल कोर्ट्स तक जाना जरूरी है. सो दैट होल मशीनरी हैज टू वर्क. जैसे दिल्ली में फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि डेजिग्नेट नहीं हुए हैं. जो ASJ 02 का कोर्ट है, एडिशनल सेशन जज 02 इन ईच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ स्पेशल कोर्ट, बट एक्चुअल में ऑफेंसेस वो भी नहीं ट्राई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस होल इशू. बिल्कुल. और इसमें क्या है जो हमारे लिसनर्स को पता होना चाहिए? See, अभी in the past there has been an effort to decriminalize certain offenses, जो एक ease of doing business में decriminalization का effort रहा है, जिसमें you know जो भी criminal offenses हैं उनको civil wrongs में बदलने की कोशिश की गई है. So thankfully सेक्शन 91 एंड 92 से रिलेशन में तो ये अभी तक नहीं हुआ है, बट वी जस्ट नीड टू बी केयरफुल टू मेक श्योर कि इसको वाटर डाउन ना किया जाए, बिकॉज ये क्रिमिनल ऑफेंसेस रहना जरूरी है. और सिमिलरली जैसे कुछ कुछ RCI एक्ट में भी दिए गए हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस, जैसे कि मान लो कोई रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल की तरह वर्क कर रहा है जबकि दे डोंट हैव द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस, तो इनको डीक्रिमिनलाइज ना होए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है विच वी नीड टू वॉच आउट फॉर एट अ पॉलिसी लेवल गोइंग फॉरवर्ड. बिल्कुल. नहीं, बहुत ही अच्छी चीजें हमारे लिसनर्स को इस शो से मिली. एक तो ये क्लियर हो गया कि कौन से ऑफेंसेस वहां जा सकते हैं और कैसे जा सकते जी. हैं. राइट. तो दूसरा आपने ये बताया कि 6 स्टेट्स अभी भी हैं. हो सकता है उसमें से एक दो और हो गई हो, लोग हमें बाद में पकड़ लें शो के बाद कि देखिए जी. ये बाद में हो गई. तो जो उस जजमेंट के आने तक सीमा जी के 6 स्टेट्स ने नहीं किया था, तो अगले शो में हम लिसनर्स को अपडेट कर देंगे कि वो कौन सी स्टेट्स हैं, क्या उनमें से भी कोई प्रोग्रेस हुई है. जी. और कुछ क्लैरिटीज पहली बार मुझे लगता है हमने स्पेशल कोर्ट्स पे इतनी विस्तृत चर्चा की है पूरे देश में. जी. तो यही मकसद है लोगों को एम्पावर करने का. कुछ और राहुल साहब, इन 2 मैटर्स के अलावा आपको कोई बात रखनी है अपनी, कोई पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ जी, एक दो चीजें मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आई एम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ योर शो, तो आई हैव हर्ड इन सम प्रीवियस एपिसोड कुछ कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दिए गए हैं हमारे केसेस वगैरह के बारे में, जो विच आई हैव नो डाउट इन माई माइंड हैव बीन मेड विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशन, एंड जिन लोगों ने भी दिए हैं मैं उनका बहुत आदर करता हूँ. सो आई हैव नथिंग personal against anybody, let me clarify that. But ये two three aspects को just to set the public record straight, I think it will be important for me to clarify. पहले तो when it comes to एक एपिसोड में ये कहा गया कि जब हम लोगों को स्विगी या जेप्टो जैसे एंटिटीज के अगेंस्ट केस करने से फुर्सत मिलेगी, तभी कोई, जैसे वो महाराष्ट्र में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन रिलेटेड इशू का केस है, वो टेकअप किया जाएगा. राइट. सो इसमें मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये स्विगी एंड जेप्टो से रिलेटेड भी जो इश्यूज हैं, इनको हम अंडर डाइल्यूट नहीं कर सकते, या वी कैन नॉट ब्रश देम अंडर द कारपेट, बिकॉज इन टुडेज डे एंड एज अल्टीमेटली दोनों इश्यूज जो हैं मिडिल क्लास पॉपुलेशन के ही हैं, बिकॉज स्विगी एंड जेप्टो भी प्लेटफॉर्म्स है जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन यूज करती है, और सरकार जो महाराष्ट्र की री-वेरिफिकेशन ड्राइव कर रही है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स का, वो भी मिडिल क्लास पॉपुलेशन के का ही कर रही है. सो लेट अस नॉट पिट इश्यूज अगेंस्ट वन अनदर कि ये इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं. ऑल दीज इश्यूज नीड टू बी टेकन अप. महाराष्ट्र वाला भी मैंने कहा है कि आई एम विलिंग टू टेक अप इन द पास्ट, बट उसी शो में कंक्लूजन में ये कहा गया कि दिस मे नॉट बी समथिंग विच इज अमीनेबल टू बीइंग टेकन अप थ्रू द जुडिशियल प्रोसेस. सो विच इज व्हाई आई एम नॉट सो श्योर कि क्या इम्पोर्ट था उस रिकमेंडेशन का, बट आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दिस वन एस्पेक्ट कि इन चीज़ों पे भी हमको बहुत कंप्लेंट्स आए थे स्विगी एंड जेप्टो वगैरह पे, उसके बाद ही ये टेकअप किया गया. Secondly, in one of the previous episodes, it was also stated कि इसमें कोई इशू नहीं है कि लॉयर अगर पेड मैटर लेना है तो ले, या प्रो बोनो भी ले, बट देयर शुड बी क्लैरिटी कि कौन से मैटर्स पेड हैं, कौन से मैटर्स प्रो बोनो हैं. तो इसमें मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हमारा जो मिशन एक्सेस, वैसे तो हम ये बार बार बताते ही रहते हैं अपने ग्रुप्स में, बट I assume for the sake of to give the benefit of the doubt to the person who made the recommendation कि शायद ये चीज़ नहीं उन्होंने देखी हो,
तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि हम लोग हर महीने के अप टू 3 मैटर्स होते हैं जो प्रोबोनो बेसिस पे लेते हैं। प्रोबोनो हो गया इन द सेंस कि बिना कुछ चार्ज किए हुए टू द एंड बेनिफिशियरी, which is supported by donations that we get from either senior advocates or retired judges, या फिर जैसा अभी हमने ईयर एंड डोनेशन कैंपेन चलाया था कम्युनिटी का, उसके थ्रू, राइट। एंड कभी कभार ये भी होता है कि अब जैसे हमारी जो फीस है वो भी कोई मतलब आप कहें तो वो भी मैं पब्लिकली बता दूं, मुझे कोई उसमें संकोच नहीं है, बट उसमें पूरा अमाउंट कोई भरने की पोजीशन में नहीं होता है, वो 50% भर पाता है, राइट, बिकॉज ऑफ वट एवर देयर इनकम पोजिशन में भी। तो बचा हुआ जो भी अमाउंट है वो हम सब्सिडाइज करते हैं अपने प्रोबोनो कोटा से। तो 3 की जगह 4 मैटर ले लेंगे, मगर 2 ऐसे वाले ले लेंगे जिसमें वो इंसान आधा भर पा रहा है और आधा हम अपनी तरफ से अपने डोनेशन से सपोर्ट करके कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ द मॉडल वर्क्स। तो ये जो भी प्रोबोनो केसेस रहते हैं हम ये अपने मिशन एक्सेसिबिलिटी के थ्रू टेकअप करते हैं, और जो भी पेड मैटर्स होते हैं वो हम जेन एक्सेस लॉ एसोसिएट्स के थ्रू लेते हैं जो हमारी लॉ फर्म है। एंड मेरे पास डेटा भी है, अभी तक हमने टोटल 103 मैटर्स टेकअप किए हैं, जिसमें से 75 मैटर्स हैव बीन दोज विच आर ऑन अ प्रो बोनो और अ लो बोनो बेसिस, या तो फिर कभी कभार थर्ड पार्टी फंडिंग भी होती है कोई स्पेसिफिक केसेस के लिए, तो उसके थ्रू वो टेकअप किए जाते हैं कि कोई डोनर बोलता है कि आई एम सपोर्टिंग यू बट ऑन दी अंडरस्टैंडिंग कि आप इस पर्टिकुलर कॉज को टेकअप करोगे। एंड 28 मैटर्स हैव बीन दोज विच आर ऑन अ पेड बेसिस। अब पेमेंट में भी वी कीप द शेड्यूल ऑफ फीस एक्सट्रीमली रीजनेबल, जिससे हमारा भी खर्चा निकल जाए, बट एट द सेम टाइम पीपल शुड बी एबल। लाखों रुपए चार्ज करके केसेस नहीं टेकअप करते हैं, इज व्हाट आई वांट टू क्लैरिफाई। तीसरी चीज ये कही गई थी कि वेजिटेबल वेंडर, ये चीज क्यों बताई जा रही है कि द केसेस ऑफ अ वेजिटेबल वेंडर्स डॉटर। So that was just to underscore the hardship which that particular person has had to undergo in her life. Because ultimately, as you would appreciate, for anybody to crack a government job with a disability in that kind of a situation is extremely difficult, and especially for somebody who comes from that kind of an economic background. And उसके बाद despite all those personal circumstances वो clear करने के बाद अगर किसी को इस तरीके की रुकावट होए कि उसको डिसेबिलिटी का रीवेरीफाई करने को भेज दिया जाए और उस वजह से उस इंसान का कैंडिडेचर अटक जाए, सो इट जस्ट गोज टू शो द काइंड ऑफ हार्डशिप दैट द पर्सन इज प्लेस्ड इन। तो मैं जस्ट ये थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहे इन 3 चीजों को जो हमारे को सजेशन आए थे लास्ट टाइम, उसके बेसिस पे। बिल्कुल क्विकली मैं आपसे 2 शॉर्ट आंसर चाहूंगा। और ये देखिए, सब बिना नाम लिए बोलते हैं, आप भी और जो दूसरे शख्स हैं वो भी, लेकिन लोगों को समझ आता है। तो इन चीज़ों को पर्सनली आप लोग सेटल कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप भी इस कम्युनिटी का एसेट हैं और सर भी इस कम्युनिटी का एसेट हैं। तो उससे हमारी कम्युनिटी का नुकसान होता है, तो पर्सनल तो चलता ही रहेगा, लेकिन पब्लिक पे ना आए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप दोनों ही कम्युनिटी के बड़े एसेट हैं। तो उसमें हम कम्युनिटी का नुकसान नहीं देखना चाहते किसी की भी पर्सनल चीज़ों में। 2 चीज़ें राहुल साहब मेरे को जाननी है आपसे कि प्रो बोनो जब हम कहते हैं, तो आपने कहा उसको प्रो बोनो का मतलब है कि आप तो अपना चार्ज कर रहे हो लेकिन डोनेशन के थ्रू या कहीं और से फंड रेज करके। करेक्ट। तो क्या उसको हम प्रो बोनो मान सकते हैं, नंबर 1। और दूसरा, ये जो ट्रेंड चल पड़ा है ये सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेके नहीं है कि एक नॉन प्रॉफिट खोलो और एक फॉर प्रॉफिट खोलो, तो लोगों को एक स्पेक्टिकल होना शुरू हो गया है कि ये पैसे को इधर से उधर किया जा रहा है। एंड लेट मी क्लैरिफाई, इट इज नॉट अबाउट मिशन एक्सेसिबिलिटी, दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। तो लोग स्पेक्टिकल हो रहे हैं, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती? जी नहीं, आपके काफी वैलिड क्वेश्चंस हैं। सो 3 पॉइंट्स हैं, मैं जस्ट पहला आपका जो जनरल रिमार्क था उस पर बोलूंगा और फिर जो 2 स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। सी अगेन, मेरा कोई पर्सनल ग्रीवेंस या सेटल स्कोर्स मेरे को किसी के साथ नहीं करने हैं, बट ये स्पेसिफिक सजेशंस दिए गए थे जो हमारा एपिसोड हुआ था पिछला, उसके बारे में। सो इट्स ओनली फेयर कि मैं अपनी तरफ से पोजीशन क्लैरिफाई करूं कि
लोगों को नहीं लगना चाहिए कि देयर इज एनी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज अल्टीमेटली हम अपना वीकली न्यूज़लेटर भी भेजते हैं, हम डोनेशन कैंपेन्स भी रन करते हैं, सो नोबडी शुड हैव एनी डाउट इन देयर माइंड कि as to why it is that we are doing this work, because ultimately that is what it is. ये कोई हम corporate law का तो काम कर नहीं रहे किसी law firm में, this is a community driven initiative, so it's required to make sure that we take everybody along. So that's the thought process, rather than saying कि I want to get after you or get into a तू मैं with anybody. Number two, जो आपने पूछा कि will this qualify as pro bono or not, अगर हम किसी से donations ले रहे हैं, see it will, for the reason that प्योर प्रो बोनो तो कोई भी नहीं कर सकता. आई वुड गारंटी यू दैट, इन द सेंस कि हर इंसान को अपना ऑफिस तो चलाना है, अपने एम्प्लॉयज का खर्चा देना है, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, अपनी खुद की कॉस्ट ऑफ लिविंग मीट करनी है. सो एवरीबडी हैज टू रेज द फंड फ्रॉम समवेयर, चाहे फिर आप वो CSR से करो, चाहे फिर आप वो डोनेशन से करो अगर मिल पा रहे हैं, या फिर अगर बाकी जो भी सोर्सेज हैं उसके थ्रू इंसान को फंड रेज करना जरूरी है. और उस बेसिस पे फिर अब जैसे आप लीगल एड अथॉरिटीज भी देखोगे तो वो कैसे चलती हैं. जैसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं किसी भी कोर्ट की, गवर्नमेंट पैसा देती है उन अथॉरिटीज को, तो अल्टीमेट एंड बेनिफिशियरीज से कुछ नहीं चार्ज करते, बट द वे दे रन इज थ्रू फंडिंग विच दे गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट. और वो तो होना ही जरूरी है, स्पेशली अगर कोई इक्के दुक्के मैटर कर रहा है तो वो बात अलग है, बट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है इस बेसिस पे, सो दे नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस. एंड दिस देन ऑल्सो टेक्स मी टू द सेकेंड क्वेश्चन विच यू आस्क्ड, नॉन प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट दोनों साथ साथ चलाने का क्या है. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट वन हैज टू बी वेरी केयरफुल टू एंश्योर कि कोई भी एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स नहीं हो रही है. टैक्स पर्सपेक्टिव से यू आर स्टेइंग क्लीन. एंड अब हर इंसान क्यों करता है, हर एक के अपने अलग मोटिवेशंस हो सकते हैं, बट मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ बिकॉज आई हैव माई सेल्फ डेल्ट विद दिस इशू कि हमारा क्या थॉट प्रोसेस रहा है. सी दो तीन चीजें हैं इसमें. एक तो हमारे अभी प्रिडोमिनेंटली क्लाइंटेल जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, राइट. भले अमर और मैं दोनों कहते हैं कि हमें मेन स्ट्रीम काम भी करना है एंड वी वांट टू गेट मोर क्लाइंट्स, बट दैट इज मच हार्डर बिकॉज एबल बॉडीड क्लाइंट्स लॉयर्स विद डिसेबिलिटीज को इतना ट्रस्ट नहीं करते जितना डिसेबल्ड क्लाइंट्स करते हैं. अब नाउ विद इन दैट डिसेबल्ड पॉपुलेशन अब ये तो मान के नहीं चल सकते कि हर इंसान पैसा देने की पोजीशन में नहीं रहेगा, वो खुद एक स्टेरियोटाइप हो गया. अब कोई डिसेबल्ड इंसान बैंक में काम कर रहा है या उसके बाद अच्छा गवर्नमेंट जॉब है, लीगल डिस्प्यूट्स तो उसके भी आ सकते हैं, तो वो तो पैसा भरने की पोजीशन में है, तो उससे क्यों ना लो. उसका मतलब इससे अच्छा डोनेशन वाला पैसा ऐसे डिसेबल्ड इंसान पे इस्तेमाल करो, फॉर एग्जाम्पल द डॉटर ऑफ अ वेजिटेबल वेंडर जो खुद से खर्च करने की पोजीशन में ना हो. तो अब अगर आप फीस ले रहे हो और उसको नॉन प्रॉफिट में ले रहे हो तो वो फिर प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उसके लिमिट्स होते हैं कि आप 20% से ज्यादा आपकी एनुअल इनकम कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ फीस इन अ गिवन ईयर. फिर वो आपका फिर आप नॉन प्रॉफिट नहीं कह सकते ना उसको अगर आप उसमें फीस ले रहे हो. तो इसलिए वो सेग्रीगेशन होना जरूरी है, विच वॉज आवर थॉट प्रोसेस. प्लस अगर आप मान लो कुछ और फी पेइंग काम कर रहे हो, जैसे मेरा ये बहुत क्लियर कट व्यू है, लोगों को अच्छा लगे ना लगे, बट अगर कोई बिजनेस आपको बुला रहा है कोई एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए, दे मस्ट पे फॉर इट. मैं तो स्पीकिंग एंगेजमेंट की भी फीस खुला चार्ज करता हूँ फ्रॉम दोज हु कैन पे, नॉट फ्रॉम एन एवरेज इंडिविजुअल. बट बड़ा बड़े आप होटल में 5 स्टार होटल में एक इवेंट रख रहे हो और आप स्पीकर को कुछ भी नहीं दे रहे, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो मैं तो अनअपोलोजेटिकली स्पीकर फी भी चार्ज करता हूँ. तो अगर वो चीजें आप चार्ज कर रहे हो तो देन यू हैव टू हैव एन एंटिटी जिसमें आप वो रिसीव कर सकते हो. सो दैट इज द थॉट प्रोसेस. चाहे फिर एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स हो, वर्कशॉप्स हो, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स हो, या फिर लीगल काम हो बियॉन्ड डिसेबिलिटी जो भी थोड़ा बहुत मिले, ऑल दैट वी ट्राई टू टेक अप थ्रू द लॉ फॉर्म. एंड मिशन एक्सेसिबिलिटी से प्रो बोनो या फिर जो भी CSR या डोनेशंस के बेसिस पे चीजें सपोर्ट हो पाती हैं, जैसे सुगम्य भारत ऐप वाला प्रोजेक्ट हो गया, उस तरीके से. बहुत बढ़िया. देखिए थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दिस. और देखते हैं कि इसके ऊपर अब क्या लोगों के रिमार्क्स आते हैं. जो आपने स्पीकिंग एंगेजमेंट वाली बात कही, तो आई डोंट वांट टू गेट इन कि वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन एक चीज आपने बहुत अच्छी कर दी है कि यू हैव स्टार्टेड अ न्यू ऑप्शन फॉर द कम्युनिटी. और आपने लोगों को बताया कि बीइंग डिसेबल्ड स्पीकर डज नॉट मीन
that we are less important. तो बिल्कुल ये एक नया मॉडल है, अब इस पे डिबेट हो सकती है कि ये कितना बाइबल जी। है या नहीं है, लेकिन ठीक है, किसी को तो वो कॉल लेनी ही पड़ती है। तो आप उस पोजीशन में हो, और बहुत सारे इवेंट्स में जी। तो हमारे दोस्तों के ही होते हैं, हम तो आना जाना भी नहीं करते हैं चार्ज। जी तो लेकिन जी। वो सही है कि अगर रेगुलर बेसिस पे वो नहीं किया जा सकता, लेकिन ठीक है, ये भी एक नया मॉडल है, और फिर कभी बात करेंगे कि ये कितना सक्सेसफुल है। तो ये जी। इट कैन ऑल्सो सक्सेसफुल तो नहीं ही है, मैं आपको पहले से ही बता दूं, 80% लोग नहीं ही बजट करते हैं स्पीकिंग फीस वगैरह के लिए। पर अपनी तरफ से मैं जरूर पूछता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली मैं अपनी एक्सपर्टीज दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ एज अ लॉयर, भले ही डिसेबिलिटी में हो, बट अल्टीमेटली दैट इज व्हाट आई एम सॉर्ट ऑफ वैल्यूइंग। इट्स अ न्यू प्रपोजिशन, दैट्स अ गुड वन। तो आने वाले टाइम पे हम चाहेंगे ये भी सक्सेसफुल हो, जो अफोर्ड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एंड इस साल का ये हमारा जो एपिसोड हुआ है, एंड बहुत सारी नई चीजें हैं हमारे लिसनर्स के लिए इस शो के माध्यम से। थैंक यू सो मच अगेन फॉर गिविंग टाइम। और नेक्स्ट जब भी हम करेंगे तो प्लीज वो लिस्ट लेके आइएगा कि कितने Yes. कोर्स डेजिग्नेटेड है। Yes, I have made a note of that. I will get back to you. Thank you so थैंक यू much. सो मच। तो लिसनर्स, बात की आज हमने स्पेशल कोर्ट्स की, एनजीओस कैसे रन होती हैं, फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट का जो सर्कुलर आया है। कैसा लगा आपको शो? किस तरह के टॉपिक्स आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, जिसके बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनालिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डानो फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। People's Forum, founded in 1989, supports homeless and destitute individuals with mental illness in Odisha. Through initiatives like Mission Asha, Asha Lok and DMF Ashray, it runs 24/7 shelter and rehabilitation homes. The organization provides medical care, psychotherapy, counseling, life skills training, and long-term rehabilitation through a complete model of rescue, treatment, training, and family reunion. People's Forum has supported 5,000 plus individuals, with 1,700 currently in continuous care across centers in multiple districts of Odisha. For more information, visit www.peoplesforum.in.